Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमने कल नई यूनिट स्टार्ट की थी, कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, देखो इस यूनिट को मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है और इसमें से थोड़ा सा भी सर के ऊपर से गया कोई भी टॉपिक तो फिर पूरा समझ में नहीं आएगा। और मैं इसमें कोई घास नहीं काटना चाहता। वैसे तो मैंने किसी में भी नहीं काटी लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना चाहता। सिर्फ आपके लिए अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ मैं यूनिट। और अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, आपको कहीं भी छोटी सी भी, तो आप उसी दिन बता देना, उसको बढ़ने मत देना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। कभी आप सोचो अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा, फिर अगले टॉपिक में, ऐसा नहीं होता। सारे टॉपिक यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना, है ना। हर टॉपिक को सीरियसली पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओ यूनिट में तो ऐसा था, अगर एक टॉपिक छोड़ भी देते थे तो अगले टॉपिक पे हमें समझ में आ जाता था। लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को बीच में अगर छोड़ दिया ना तो अगले दिन वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी यूनिट ख़राब हो, क्योंकि थर्ड ईयर में मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सबसे ज़्यादा व्यू थर्ड ईयर में आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वीडियो थर्ड ईयर की देखी जा रही है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि थर्ड ईयर के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। मैं हूँ आपके लिए, लोकेश सर हैं। तो वीडियो में ही वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना वीडियो में या पीडीएफ में, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे HSAB की। ठीक है, कल मैंने आपको किसके बारे में बताया था? मेटल के बारे में बताया था, धातु के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने क्या किया था? मैंने धातु आयन को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, याद होगा आपको, वर्ग ए और वर्ग बी, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, अब देखो धातु आयन को दो भागों में बांट दिया। अब किसी संकुल में दो चीजें होती हैं, एक तो धातु और एक लिगैंड। ठीक है, धातु आयन को तो दो भागों में बांट दिया। अब हम क्या करते हैं? लिगैंडों को भी दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने धातु आयन को दो भागों में बांटा ना, ऐसे ही हम लिगैंडों को भी दो भागों में बांट देंगे। आप कहेंगे कैसे? देखो मेरे पास कुछ लिगैंड है, जो लिगैंड वर्ग ए के साथ अच्छे से क्रिया कर सकता है, जो लिगैंड वर्ग ए के साथ अच्छे से क्रिया कर सकता है उसे हम बोलेंगे वर्ग ए के लिगैंड, और जो लिगैंड वर्ग बी के लिगैंडों के साथ अच्छे से क्रिया कर सकता है उसे हम बोलेंगे वर्ग बी के लिगैंड। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा काम हमको करना है। क्या करना है? जो लिगैंड वर्ग ए के धातु आयन के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं, आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ग ए के लिगैंड। और जो वर्ग बी के लिगैंडों के साथ आसानी से क्रिया करते हैं, वर्ग बी धातु के साथ, उन्हें हम कहते हैं वर्ग बी के लिगैंड, जो अच्छे से क्रिया कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें आज जो बात करनी है वो हमें किसकी बात करनी है? लिगैंडों की बात करनी है। ठीक है, किसकी बात करनी है? लिगैंडों की। वर्ग ए के लिगैंडों की बात करनी है और वर्ग बी के लिगैंडों की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग ए के लिगैंडों की बात करते हैं। इसमें हमारे पास NH3, R3N इस तरीके के कंपाउंड होते हैं ना, H2O, फ्लोरीन जैसे लिगैंडों को रखा गया है। ये लिगैंड वर्ग ए के धातु के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। वर्ग ए के धातु के कौन से थे? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के धातु, वो हमारे पास कौन से थे? वर्ग ए के। ठीक है, तो उनके साथ ये आसानी से क्रिया कर सकते हैं। क्लियर है? अब वर्ग ए में सामान्यतः ये आते हैं। ठीक है, जनरली ये आते हैं। अब वर्ग ए में वैसे तो देखो
वर्ग ए और वर्ग बी के लिगेंड समान हैं, लेकिन हम उनको किस तरीके से बांट रहे हैं अब वो देखना है। अब जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, फिर हमारे पास क्लोरीन है, फिर हमारे पास ब्रोमीन है, फिर हमारे पास क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास वर्ग ए के धातु के साथ कौन रिएक्ट करता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन वाली श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन क्रिया करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उससे कम किस में हो जाता है, सल्फर में, उससे कम किससे होता है, सेलेनियम से, उससे कम किस में हो जाता है, टेलुरियम में, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि जो लिगेंड वर्ग ए के हैं वो सिर्फ वर्ग ए के साथ ही क्रिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग ए के लिगेंड वर्ग बी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग ए के लिगेंड वर्ग बी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जो ये लिगेंड है, ठीक है, जो ये लिगेंड है वो किस क्रम में है, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है वो वर्ग ए के लिगेंड, वर्ग ए के धातु के साथ आराम से क्रिया कर लेते हैं, लेकिन वर्ग बी के धातु के साथ क्रिया तो कर लेते हैं लेकिन आसानी से क्रिया नहीं कर पाते, आसानी से संकुल, आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या है, डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारे पास और अगर श्रेणी लें तो जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वाली श्रेणी आती है ना, आर्सेनिक, Sb, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन अच्छे से क्रिया करता है, फिर उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक और सबसे कम ये Sb, ठीक है, ये क्रिया करते हैं। अब हमारे पास किसकी बात आती है, वर्ग बी की बात आती है। किसकी बात आती है बच्चों, वर्ग बी के लिगेंडों की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कौन से आते हैं, यहाँ पे जैसे फास्फीन है, R2S है, ऐसी गैसें आती है, कंपाउंड है ये। तो देखो जो हमारे पास लिगेंड दिए गए थे, कुछ सीधी सी बात है, हमको कुछ लिगेंड दिए गए थे, तो मैंने लिगेंडों की क्रिया किससे करवा के देखी, वर्ग ए के धातु के साथ करवा के देखी और वर्ग बी के धातु के साथ करवा के देखी। जिस लिगेंड ने वर्ग ए के धातु के साथ अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से क्रिया करी, उनको मैंने वर्ग ए के लिगेंड में रख दिया, ठीक है। और जिनने वर्ग बी के धातु आयन के साथ आसानी से क्रिया करी, उनको मैंने किस में रख दिया, वर्ग बी के लिगेंड में रख दिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सिंपल सी बात है। तो वर्ग ए में इसमें रख दिया, वर्ग बी को इसमें रख दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात देखते हैं। अब देखो यहां पे इसका जो क्रम हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहां पे इस वाले में वर्ग ए में क्या था, फ्लोरीन और क्लोरीन आसानी से क्रिया कर रहे थे, लेकिन आपको पता है वर्ग बी के धातु क्या हो जाते हैं, विपरीत, जो विपरीत लक्षण वाले हो जाते हैं, विपरीत गुणों वाले हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्रम था, तो यहाँ पे क्या है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन वाला आसानी से क्रिया कर सकता है, फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा कर रहे थे अभी क्रिया, यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है। लिगेंड तो वही है, सेम, ठीक है। बस हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन से लिगेंड आसानी के साथ क्रिया करते हैं, उसका क्रम है। बात तो वही लिगेंड है, घूम फिर के वही आ जाते हैं। अब ऐसे इसमें है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, या इसमें ये लगभग बराबर से होते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रायिकता ये दिखाता है वर्ग बी के धातु के साथ, लेकिन लगभग इनमें क्या है, ज्यादा अंतर होता नहीं है, इसलिए हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास किसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये, ठीक है, एंटीमनी। अब इसमें भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसमें भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्रिया कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या है, एक ग्रुप में बांट दिया, मैंने क्या है, एक
ग्रुप में बांट दिया। जैसे मैंने 2-3 ग्रुप बना लिए, आप देखो स्कूल में मैंने ग्रुप बना लिए, जैसे मैथ का बना लिया, साइंस का बना लिया, और जैसे कुछ और का बना लिया, जैसे हिंदी इंग्लिश का बना लिया। तो अब मेरे पास जैसे 20 बच्चे थे। अब मुझसे कहा गया कि इन बच्चों को इन ग्रुपों में रखो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, जिसके जितने अच्छे नंबर आ रहे हैं ना उसको ऊपर रखो, और जिसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं उसको नीचे रखो, ठीक है। तो अब जैसे जिसके साइंस में ज़्यादा नंबर आ रहे थे, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने कई ग्रुप बना लिए, जैसे साइंस का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या थे, 20 बच्चे थे, 30 थे, 40 थे, जो भी थे। तो मुझे ग्रुप बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि कुछ बच्चों को, देखो यहाँ पे मैंने 20 बच्चों में से क्या किया, जो जिनके नंबर ज़्यादा थे उनको मैंने साइंस में पहला स्थान दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। और हो सकता है कि जिनके साइंस में कम नंबर आए हैं, हो सकता है उनके मैथ में ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैथ में उसका फर्स्ट नंबर आ रहा हो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके साइंस मैथ में नंबर कम हैं लेकिन हिंदी में क्या है, ज़्यादा है, तो हिंदी में वो पहले नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो उनको इसलिए रखा क्योंकि उनकी प्रायिकता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी साइंस की बात होगी तो हम ऊपर वाले बच्चों को ही बुलाएंगे, हम कहेंगे कि ये ऊपर वाले बच्चे हैं, इनकी प्रायिकता अच्छी है साइंस से, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जो नीचे वाले बच्चे हैं, ये 1-2 मैथ में हैं, उनकी मैथ के साथ प्रायिकता अच्छी है, ठीक है, मैथ के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। और जो हिंदी में है टॉपर, वो हिंदी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो साइंस में टॉपर है वो मैथ में भी टॉपर हो, जरूरी नहीं है कि जो मैथ में टॉपर हो वो हिंदी में टॉपर हो। आप में से भी कुछ होगा कि जरूरी नहीं है कि जो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाता है वो फिजिक्स में भी अच्छे नंबर लाए, या फिर बॉटनी में भी अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। कोई केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेके आता है, कोई बॉटनी में अच्छे नंबर लेके आता है, कोई फिजिक्स में, कोई जूलॉजी में, ठीक है। तो सबों के पास अलग अलग नंबर रहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने क्रम बना दिया। तो जो लिगैंड वर्ग ए के धातु के साथ आसानी से क्रिया करते हैं उन्हें हमें वर्ग ए के लिगैंडों में आगे रख दिया, ठीक है। और जो वर्ग बी के धातु के साथ क्रिया करते हैं उन्हें भी हमने आगे रख दिया। मैंने इस तरीके से नहीं बनाया, मैंने ज़्यादा मेहनत की नहीं है। तो ये वाले सबसे ऊपर है, यहाँ पे ये वाले सबसे ऊपर है, आयोडीन, टेलुरियम, है ना, और एंटीमनी, Sb, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, जिससे मुझे पता रहे कि आपको समझ में आया है नहीं आया, क्योंकि इसके बिना आगे बात नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं छोटा सा टॉपिक और लेता हूँ इसमें। अगर देखो समझ में आ रहा है ना तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, देखो जिससे मुझे भी मज़ा आए देखने में। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, खुद ही कर देना चाहिए, लेकिन मुझे भी देखने में जिससे मज़ा आए, लाइक आते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सोचता हूँ कि आप बोर ना हो वीडियो में, कहीं पूरी कोशिश करता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप करो ना करो, आपको अच्छी लगे ना लगे, हम तो बनाते रहेंगे आपके लिए। पूरी बुक करवा दूंगा मैं सितंबर में पहले ही, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास अम्ल व क्षार का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण, थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे ध्यान मत दिया करो, बस समझ में आना चाहिए। साइंस वालों की वैसे भी राइटिंग अच्छी नहीं होती। अब देखो हमारे पास क्या है, अम्ल व क्षार का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण। अब देखो जो हमारे पास वर्ग ए में धातु थे ना, धातु को हम क्या बोल रहे थे, देखो धातु को हम क्या बोल रहे थे, अम्ल, ठीक है। और जो हमारे पास लिगैंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्षार। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है सेकंड ईयर में भी। तो हम धातु को क्या बोल रहे हैं, अम्ल बोल रहे हैं, और लिगैंडों को क्या बोल रहे हैं, क्षार बोल रहे हैं। अब जो वर्ग ए के धातु आयन हैं, और वर्ग बी के धातु आयन हैं, आप कहेंगे है तो हम क्या करें, इसमें है तो है, हमने तो ये पढ़ लिया, अब हम क्या करें,
तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं, जो वर्ग ए के धातु आयन हैं, ठीक है, वर्ग ए के धातु आयन हैं, उनको हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कठोर अम्ल। वर्ग ए के धातु आयन हैं, उनको हमने नाम दे दिया कठोर अम्ल। और जो वर्ग बी के धातु आयन हैं, उनको हमने नाम दे दिया मृदु अम्ल। ठीक है, कठोर और मृदु की हम बात करेंगे क्या होता है, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब जो लिगैंड है, लिगैंड है कौन से? वर्ग ए वाले, वर्ग ए वाले, उनको भी मैंने नाम दे दिया। उनको क्या नाम दे दिया? उनको मैंने कठोर क्षार दे दिया। भाई कठोर कठोर है। और वर्ग बी के जो लिगैंड थे ना, वर्ग बी वाले लिगैंड थे, वर्ग बी वाले लिगैंड थे, वर्ग बी वाले, उनको मैंने क्या नाम दे दिया? उनको मैंने दे दिया मृदु क्षार। ठीक है, वर्ग ए के धातु आयनों को मैंने क्या बोल दिया? कठोर अम्ल। और लिगैंडो को क्या बोल दिया? कठोर क्षार। वर्ग बी के धातु आयन थे, उनको क्या बोल दिया? मृदु अम्ल। और जो लिगैंड वर्ग बी वाले थे, उनको मैंने बोल दिया मृदु क्षार। ठीक है, धातु को हम अम्ल बोल रहे हैं, है ना, और लिगैंडो को हम क्या बोल रहे हैं? क्षार बोल रहे हैं। धातु को अम्ल बोल रहे हैं और लिगैंडो को क्षार बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखो छोटी सी एक रिएक्शन बताता हूं, उस पर हमको चर्चा करनी है, थोड़ी सी हमको बात करनी है रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन है क्या? एक मिनट। तो ये रिएक्शन है क्या? हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, BH प्लस के CH3HG प्लस। ठीक है, रिवर्सिबल। और यहाँ पे क्या है? CH3HG B प्लस। ठीक है, कुछ इस तरीके की रिएक्शन है। और प्लस में H प्लस, ये कुछ इस तरीके की हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये CH3HG प्लस है ना, वो क्या है? मृदु अम्ल है। ये क्या है? मृदु अम्ल है। इसको समझने की कोशिश करना, जनरली रिएक्शन है। ये क्या है? मृदु अम्ल है। मृदु अम्ल क्यों है, इसकी हम बात करेंगे आगे। मृदु अम्ल क्यों है या मृदु क्षार क्यों है, वो हम बात करेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे अगर हमको बताना है, ये बी से क्या है? बेस है, बेस है, क्षार है। बी से क्या है? बेस है, क्षार है। और ये इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए NH3 है, वो क्या है? क्षार है, उससे एक H प्लस आयन जुड़ गया, तो वो क्या हो गया? H4 प्लस। तो वो उसी तरीके से है। ठीक है, तो बी मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, बी से मतलब है बेस। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, जल्दी से क्लास खत्म करेंगे हम, लेकिन समझने की कोशिश करना, समझना जरूरी है। देखो ये क्षार है, मैंने इसकी क्रिया करवाई इससे। ठीक है, मैंने इसकी क्रिया करवाई इससे। अब देखो ये क्रिया इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? साम्यावस्था में आपको पता है दोनों तरफ समान होती है, लेकिन अगर ये वाला क्षार, अगर ये वाला क्षार हमारे पास क्या है? मृदु क्षार है। ठीक है, देखो मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ आसानी से क्रिया करते हैं। वर्ग ए के साथ वर्ग ए वाले क्रिया करते हैं, वर्ग बी के साथ वर्ग बी वाले क्रिया करते हैं। ठीक है, तो मृदु क्षार है, अगर ये मृदु क्षार है और ये मृदु अम्ल है, तो हमारे पास रिएक्शन किस दिशा में चलेगी? इस दिशा में चलेगी। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन किस दिशा में चलेगी? इस दिशा में चलेगी, आगे वाली दिशा में चलेगी। ठीक है, दाएं हाथ पे हमारे पास चलेगी। और हमारे पास क्या बनेगा? कठोर क्षार और ये कठोर अम्ल। ठीक है, अगर ये मृदु क्षार है तो हमारे पास इस दिशा में ये अभिक्रिया चलेगी। क्लियर है? लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है? कठोर क्षार है। अगर ये हमारे पास क्या है? एक मिनट, कठोर क्षार है, अगर ये हमारे पास क्या है? कठोर क्षार है, मृदु क्षार है जब तो रिएक्शन इस दिशा में चलेगी। और अगर ये हमारे पास क्या आ जाता है? कठोर क्षार है, मैं यही मिटा के कर रहा हूं, आप अलग रिएक्शन में भी कर सकते हो। अगर ये कठोर क्षार है तो कठोर और मृदु आसानी से क्रिया नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया है, किसमें बताया है? मैंने आपको बताया वर्ग ए वाले वर्ग ए से ही करेंगे, कठोर कठोर से करेंगे और मृदु मृदु से करेंगे। ठीक है, तो तब ये अभिक्रिया इस दिशा में नहीं चलेगी, तब ये इस दिशा में नहीं चलेगी, यानी कि आगे की तरफ नहीं चलेगी, तब ये उल्टी चलेगी, विपरीत दिशा में। ठीक है,
तब हमारे पास क्या है, उल्टी चलेगी, तो हम इस वाले निशान को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इधर क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक कठोर है एक मृदु है। विपरीत दिशा में अभिक्रिया क्यों चल रही है, बाएं हाथ पे क्यों चल रही है, क्योंकि एक कठोर है एक मृदु है। ठीक है, और जब कठोर और मृदु आपस में क्रिया करेंगे, कठोर अम्ल और मृदु क्षार आपस में क्रिया करेंगे, या कठोर क्षार मृदु अम्ल आपस में क्रिया करेंगे, मतलब सॉरी गलती से बोल दे, लेकिन दोनों उल्टे। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया आगे की तरफ नहीं विपरीत दिशा में चलेगी, पीछे बाएं हाथ पे चलेगी। और अगर कठोर कठोर क्रिया करते हैं तो आगे की तरफ चलेगी, मृदु मृदु क्रिया करते हैं तो आगे की तरफ चलेगी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कठोर कठोर मृदु मृदु वाला। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।